देखेंगे हम, दो तरीके का देख लिया। अब देखते हैं हम तीसरा क्या है, जिसको हम बोलते थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक, ये कौन सा रिएक्टर होता है? ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्टर होगा, स्पेशल टाइप का एक रिएक्टर होता है। अभी हमने क्या देखा था कि भाई दो तरीके के होते थे ना, एक होता था फिजाइल और एक होता था फर्टाइल। फर्टाइल बोल लो या नॉन फिजाइल। नॉन फिजाइल मतलब, जो फिजाइल किसको बोल रहे थे, वो जो परमाणु जो भी विखंडन की प्रक्रिया है उसको चालू कर देता था, है ना, उसको हम बोलते थे फिजाइल। जो न्यूक्लियर फ्यूजन को चालू कर दे, न्यूक्लियर फिजन को, जो रिएक्शन को चालू कर देता था, उसको हम क्या बोल देते थे, फिजाइल। और जो नहीं कर पाता था तो उसको हम क्या बोल देते थे, फर्टाइल है वो। समझ में आ गया? अब समझो इधर पे, ये रिएक्टर क्या करेगा, ये रिएक्टर इनका यूज करता है, नॉन फिजाइल वालों का। समझ में आ गया? इनका यूज करेगा और इनको बदल देगा किसमें, फिजाइल में। समझ में आ गया? अगर फिजाइल मटेरियल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम चालू कर सकते हैं। लेकिन मान लो फर्टाइल है, जैसे कि हमने देखा था यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 सीधा रिएक्शन नहीं चालू करता ना न्यूक्लियर फ्यूजन की। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसको हम क्या करते हैं, इस वाले रिएक्टर में रख देंगे। तो ये रिएक्टर इसको इसमें बदल देगा कि फिजाइल में अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन करना। ट्रांसम्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब समझते हो ना, म्यूटेशन मतलब किसी का जीन चेंज कर दो। समझ में आ गया कि भाई आँख का कलर अगर ब्लू चाहिए तो उसके लिए एक जीन होगा, उसको अगर तुम जा करके चेंज कर दो तो उसकी आँख की ब्लू कलर हो जाएगी। वैसे इसमें अभी इसकी क्या, मान लो एक यूरेनियम 238 है, इसको हमको पता है कि भाई ये डायरेक्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं कर सकता, तो हम इसमें कुछ ऐसी शक्ति दे दें या फिर इसको ऐसा चेंज कर दें कि भाई ये सीधे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू कर दे। तो इसको इस यहाँ से ये करने में क्या करना पड़ेगा हमको, म्यूटेशन करना पड़ेगा। म्यूटेशन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो जो चेंजेस हम करते हैं वो करेगा कौन, वो करेगा ये रिएक्टर। समझ में आ गया? वो शक्ति किस, वो बाबा कौन है जिसके पास ये शक्ति होगी, वो है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। समझ में आ गया? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है, अब समझो इधर में, ये बना लियो, आगे मिटा रहा हूं। देखो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर करता क्या है, तो सबसे पहली बात, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम क्या होता है, ब्रीडर है। ब्रीडर मतलब समझते हो ना, ब्रीड करना, किसी के ब्रीड करना मतलब पैदा करना। क्या पैदा करना, हम ऐसी चीजें पैदा कर रहे हैं जो कि कोई रिएक्शन को चालू कर दे। तो ये क्या करेगा, ये जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, फिजनेबल मटेरियल। फिजनेबल मटेरियल मतलब देखा था ना हमने, तीन तरीके का मटेरियल, फिजनेबल, फ्यूजनेबल और फर्टाइल। याद करो, तीन चीज की थी हमने। फिजनेबल मटेरियल कहाँ से, फ्रॉम नॉन फ्यूजनेबल, नॉन फिजनेबल। फिजनेबल मटेरियल किसको बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये उसको बोलते हैं जो क्या कर दे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू कर देता है। अगर उसको न्यूट्रॉन के साथ अगर तुम बम्बार्ड कर दोगे, समझ में आ गया, जैसे कि यूरेनियम 235। समझ में आ गया? लेकिन फिजनेबल, नॉन फिजनेबल किसको बोल रहे हैं हम, नॉन फिजनेबल उसको बोल रहे हैं जैसे यूरेनियम 238। इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू नहीं करेगा अगर हम इसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा देंगे तो। लेकिन ये क्या करेगा, किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी ऐसे अपना प्रकृति चेंज कर लेगा। ये चेंज कर लेगा, काहे में चेंज कर लेता है, तो हमने देखा था प्लूटोनियम में चेंज कर लेगा। अब इस पे अगर मैं न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दूं तो ये न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन चालू कर देगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात? लेकिन हाँ, यहां से यहां तक जाने में मेरे को किसके क्या करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वो मंत्र क्या है, वो मंत्र है, उसको बोलते हैं भाई इसको चेंज कर देना। चेंज करने को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसम्यूटेशन। अब ट्रांस क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें खुद में ही म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है ना, ट्रांसम्यूटेशन कर रहे हैं। और ये ट्रांसम्यूटेशन करेगा कौन, ये ट्रांसम्यूटेशन करता है ये ब्रीडर रिएक्टर। क्लियर है ये बात? ठीक है, मिटा दूं इसको, ठीक है।
ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, यूरेनियम 238 का हमने यूज किया था। ये कैसा है, फिजनेबल है नॉन फिजनेबल है, ये नॉन फिजनेबल है। इसमें हमने क्या किया, ट्रांसम्यूटेशन किया, ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है ना। किससे, ट्रांसम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन कर रहे हैं ना, न्यूट्रॉन हिट कर रहे हैं। लेकिन वैसे मैंने तुमको क्या बताया था, इसमें न्यूट्रॉन हिट करते हैं, लेकिन हमने अभी देखा था कि स्लो न्यूट्रॉन यूज करते थे ना पहले वाले में। अभी हम जब हम ब्रीडर रिएक्टर यूज करते हैं तब इसको स्लो नहीं रखते हैं, हम इसको फास्ट रखते हैं। समझ में आ गया, ट्रांसम्यूटेशन विथ कहाँ से करते हैं हम, फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक, फास्ट न्यूट्रॉन से जब हम इसका ट्रांसम्यूटेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्लूटोनियम 239। अब ये क्या होता है, ये होता है फिजनेबल। फिजनेबल मतलब अगर मैं अब इसमें न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करा दूं, ठीक है ना, ये कैसा होगा, फास्ट वाला, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दूं तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होगी, चालू हो जाएगी। और यही रिएक्शन तो हमको चाहिए। जब ये रिएक्शन चालू हो जाएगी तो इससे क्या मिलेगा हमको, ऊर्जा। इससे क्या मिलेगी हमको, एनर्जी। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट से हम क्या गर्म करेंगे, वाटर को हम काहे में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टीम में। स्टीम में कन्वर्ट कर लिए, स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन अगर चल गया तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। समझ में आ गई बात। ध्यान क्या देना है, नोट क्या करना है, फास्ट न्यूट्रॉन यूज करते हैं, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ, फास्ट न्यूट्रॉन से ट्रांसम्यूटेशन करते हैं। समझा क्या। तो बताओ हमको हर बार क्या चाहिए, फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को कि भाई हम मॉडरेटर क्यों यूज करते थे, मॉडरेटर का यूज क्यों करते थे, मॉडरेटर का यूज करते थे जो फास्ट न्यूट्रॉन आते हैं उनको स्लो करने के लिए। याद आया, मॉडरेटर का काम क्या करता था, स्लो डाउन करना। स्लो डाउन किसको, न्यूट्रॉन को। लेकिन एक बात बताओ, हमको यहाँ पर पूरी जगह देखो, कहीं पे स्लो करवाने की जरूरत है क्या, यहाँ पे भी फास्ट है, यहाँ पे भी फास्ट है, कहीं पर स्लो की जरूरत है, नहीं है। इसलिए यहाँ पे मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं होती। समझ में आ गया, मॉडरेटर नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ गया, जरूरत नहीं होती। क्लियर है ये बात, किसकी जरूरत नहीं होती, मॉडरेटर की। समझ में आ गया। लेकिन बाकी चीज तो चाहिए ना, बाकी चीज चाहिए। तो देखो अब वापस से आओ, 4 चीज हम बनाते थे, इसको मिटा दूं क्या, मैं मिटा दूं। देखो इसमें पूरी प्रक्रिया में हमने क्या देखा कि न्यूट्रॉन कैसे चाहिए हमको, फास्ट। इसीलिए यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। समझ में आ रहा है, नाम देखो क्या लिखा है, फास्ट। फास्ट क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन हम क्या यूज कर रहे हैं, फास्ट। और ब्रीडर क्यों, ब्रीड मतलब किसी को पैदा करना। हम किसको पैदा कर रहे हैं, हम पैदा कर रहे हैं नॉन फिजनेबल से फिजनेबल में। समझ में आ रहा है। देखो ब्रीडर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नॉन फिजनेबल से फिजनेबल में बदल रहा है। यूरेनियम 238 नॉन फिजनेबल है, इसको हम प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि कैसा था, फिजनेबल। फास्ट क्यों, क्योंकि हम न्यूट्रॉन को कैसे यूज कर रहे थे, बहुत फास्ट यूज कर रहे हैं। समझा, फास्ट यूज है। अब बताओ यहाँ पर कूलेंट चाहिए, हाँ कूलेंट चाहिए। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, नॉर्मली हमने क्या देखा था, हैवी वाटर और लाइट वाटर। यहाँ पर हम यूज करते हैं लिक्विड सोडियम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जनरली ये यूज होता है। कंट्रोलर तो सब में बताया था मैंने आपको क्या पहले ही, कि क्या यूज करते हैं, बोरॉन। समझ में आ गया। लेकिन इसमें बताओ मॉडरेटर चाहिए, मॉडरेटर चाहिए क्या, बताओ। मॉडरेटर तो चाहिए ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्यों, वाई, क्योंकि भाई इसमें तो फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए ना हमको। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है, वो तो फास्ट को स्लो कर देगा, स्लो कर देगा तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। इसलिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या यूज करते हैं हम, वो नहीं यूज करते। कौन सा, स्लो वाला नहीं यूज करते, फास्ट ही रहते, फास्ट ही रहने देते। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये हो गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्लियर है। एक और रिएक्टर का नाम सुना होगा तुमने,
एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, उसको देख लेते हैं जल्दी से क्या है। मिटा रहा हूं इसको। देखो ये है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, AHWR, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, देखो इसमें भी फ्यूल क्या यूज करते हैं हम, फ्यूल यूज करते हैं थोरियम। देखो इस पे काम अगर हमने कर लिया ना तो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, थोरियम। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में थोरियम में मिलता है। हमारे देश में यूरेनियम की मात्रा कम है, हमको यूरेनियम बाहर से लाना पड़ता है। हमारे देश में क्या मिलता है, थोरियम। अगर लेकिन थोरियम से बिजली उत्पादन करने की जो भी टेक्नोलॉजी है अभी ज़्यादा है नहीं, विकसित नहीं है, इस पे काम चल रहा है। और यूरेनियम से टेक्नोलॉजी है। सोचो अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास हाथ लग गई तो फिर हमको यूरेनियम से बिजली उत्पादन करने का ज़रूरत ही नहीं है, बिजली से उत्पादन करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हमको बाहर के देशों पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा, बाहर के देशों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। समझ में क्या, अपने पे ही निर्मित कर करके अपने पे ही हम ऊर्जा बना सकते हैं, किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। डिपेंड नहीं होना पड़ेगा तो हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, थोरियम यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा याद रखना, थोरियम को यूज करते हैं। समझ में क्या? और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोरियम का यूज करते हैं, चाहे तो इसमें हम यूरेनियम भी यूज कर लेंगे। समझ में क्या? थोरियम यूरेनियम जैसा समझ में आए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई थोरियम से टेक्नोलॉजी बन जाए हमारी, ताकि हम थोरियम का बेटर यूज कर सकें। मॉडरेटर, मॉडरेटर और कूलेंट, मॉडरेटर और कूलेंट जनरली सेम ही रहता, हमने देखा था। अब यहाँ पे लिखा हैवी वाटर, तो भाई कौन सा यूज हो रहा होगा, समझ में आ गया होगा, हैवी वाटर यूज करते हैं। हैवी वाटर समझ में आ गया, मतलब D2O, ठीक, हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं। कंट्रोलर तो सब में कॉमन था, बताया था। कंट्रोलर क्या करता है, ये अब क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, जरूरत से ज्यादा जो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस कौन होता है ये, बोरॉन। बोरॉन या फिर कैडमियम की रॉड यूज करते हैं, बट जनरली मैंने बताया बोरॉन ज्यादा यूज करते हैं। समझ में क्या? इसमें देखो इसका प्रोटोटाइप तो बना लिया है, प्रोटोटाइप मतलब मॉडल बना लिया है, मतलब मॉडल बन गया है, मॉडल है, बट अभी इससे काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, स्टिल नॉट इन वर्क। समझ में आ गया, अभी तक इस पे ज्यादा काम चालू नहीं हुआ है लार्ज स्केल में, बट हाँ प्रोटोटाइप मॉडल वगैरह बना लिए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी क्लेम कर रहे हैं कि भाई हाँ ऐसा बना रहा है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। अभी ढंग से इसका फंक्शनिंग लार्ज स्केल में चालू नहीं हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें याद रखना है, इसमें जो अरे हो गया तो मिटाऊं मैं, आगे बताओ। ठीक है, देखो इसमें और कुछ चीज, इसकी खासियत क्या है, थोड़ा सा एक दो और पॉइंट देख लो इसमें। ज़्यादा तो इस पर अभी पब्लिक डोमेन में इस पर ज़्यादा है नहीं, बाकी फिर भी जितना भी है वो तो हमको जान लेना चाहिए। अब देखो इसमें क्या यूज करते हैं हम, हैवी वाटर, हैवी वाटर यूज करते हैं। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है ना कम होता है, लो प्रेशर पे काम करता है, याद रखना। इसमें प्रेशर ज़्यादा हम नहीं बढ़ा के रखते, ठीक है ना। प्रेशर कम है तो लीकेजेस वगैरह कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें बहुत सारे जो और अभी देखा ना कि बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर को काम करने के लिए। तो जब ये एडवांस है मतलब एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होगी इसकी, तो इसमें कंपोनेंट्स जो चाहिए रहते हैं ना, अलग अलग पार्ट चाहिए, कंपोनेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो कम है। समझ में आ गया, कम है, कंपोनेंट्स कम है तो फिर उसका महंगा पड़ जाता है, वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया, एफिशिएंसी कैसी है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, बस हो गया, इतना सब कुछ याद रखना, ये सब कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं इसके, ठीक है ना। मेन ये सब कुछ नहीं याद रखना है, मेन वो याद रख लेना कि भाई अभी जो बताया था मैंने क्या करता है ये, कि भाई उसमें मॉडरेटर क्या यूज़ करते हैं ये सब। बाकी इसमें ज़्यादा तो अभी टेक्नोलॉजी में अभी कुछ है नहीं,
तो इसीलिए इस पर जब आ जाएगा, इस पर नेट वगैरह पे मिल जाएगा तो इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, ये सब थोड़ी पॉइंट याद रखना। क्लियर है ये बात? मिटाओ इसको, आगे बढ़ूँ। हाँ, इसमें ये चीज़ याद रखना कि सेफ्टी फीचर बहुत ज़्यादा होते हैं, सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना? ठीक, मिटा दूं? ठीक है, अब 2 टर्म और समझ लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। एक तो इनमें से पूछा है, एक अभी पूछा नहीं, समझ में आ गया? मिटा रहा हूं। एक बार एग्जाम में आया था, न्यूक्लियर फॉल आउट क्या होता है? न्यूक्लियर फॉल आउट, हाँ वही बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ है। टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर फॉल आउट, न्यूक्लियर फॉल आउट। ठीक है, न्यूक्लियर फॉल आउट क्या होता है? न्यूक्लियर फॉल आउट होता है, देखो, जब ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी मतलब कोई भी रिएक्टर हो सकता है, ठीक है ना, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है ना, ये होते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी और न्यूक्लियर बॉम्ब्स। जब इन दोनों में क्या होगा? ब्लास्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर ब्लास्ट। ठीक, इस न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण क्या होगा? ये पूरा क्या है? ये पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण, ठीक है ना, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। इस पूरे एटमॉस्फेयर में क्या फैल जाएगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट, समझ आ रहा है? ठीक है, इस पूरे में क्या फैल जा रहा है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब रेडियो एक्टिव वेस्ट, डस्ट, समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर फॉल आउट। इसमें फॉल आउट क्यों बोल रहे हैं? देखो, फॉल आउट इसलिए क्योंकि ये क्या करेगा, एक बार फैलने के बाद ये नीचे आता है, जमीन पर गिरता है, समझ में आ गया? नीचे गिरता है, और अगर ये हमारी स्किन वगैरह में भी टकराएगा, स्किन वगैरह में भी जो भी डस्ट बैठेंगी, तो फिर रेडियो एक्टिविटी का पता है आपको, रेडियो एक्टिव रेडिएशन वगैरह निकलेंगी, और उसके कारण क्या होगा? आपका स्किन कैंसर वगैरह जो वाली भी प्रॉब्लम होगी वो सारी एग्जिस्ट होती है। समझ में आ गई बात? ठीक, फॉल आउट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फॉल होता है, फॉल मतलब गिरता है, एक बार जो भी पदार्थ हो गया, समझ में आ गया, जो भी पदार्थ फैलेगा वो वापस से बैठता है जमीन पर। जमीन पे जब ये बैठता है तो ये इंसानों को, जानवरों को, जो भी पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, सब में रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन निकालता है तो फिर आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फॉल आउट। और ये एमपीपीएससी में आया था 3 मार्क्स में, कि भाई 3 मार्क्स या 6 मार्क्स में आया था, देख लेना कब आया था। तो ये पूछा था कि न्यूक्लियर फॉल आउट क्या होता है। ठीक है, ठीक है, देखो एक बार और बता दे रहा हूँ। देखो, न्यूक्लियर फैसिलिटी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जहाँ पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी देश किसी के ऊपर बॉम्ब वगैरह गिरा दिया, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, तो उसमें से डस्ट फैलेगा क्या? आसपास के वातावरण में, हाँ डस्ट फैलेगा, ऐश फैलेगा, ठीक है, डस्ट फैलेगा, ठीक है ना। तो उसके एक्सप्लोजन जब वो फटा तो भाई इतना सारा डस्ट फैला ना, वो डस्ट कैसा है? उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगे। उससे क्या होगा? एक समय बाद, पता है ना, मान लो कि डस्ट है, डस्ट अगर वातावरण में है तो वो धीरे धीरे बैठेगी भी ना, कुछ समय बाद वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा। तो ये जो डस्ट है पहले तो बहुत दूर तक फैलते हैं, समझ में आ गया? उसके बाद ये बैठने की कोशिश करते हैं। जब ये बैठने की कोशिश करेंगे तो संपर्क में आएंगे पेड़ से, पौधों से, जानवर से, इंसानों में, समझ में आ गया? फिर उसके बाद इतना ही नहीं, जैविक पदार्थ में भी बैठेंगे, अजैविक में भी बैठेंगे, मतलब लिविंग बींग्स में भी रहेंगे, नॉन लिविंग बींग्स में भी रहेंगे। जैसे पानी में चला गया, समझ में आ रहा है? ग्राउंड वाटर में
चला गया बारिश के साथ, तो फिर क्या होगा, इससे रेडियो एक्टिव किरण वहां पे पहुंचेंगी, समझेगा, रेडिएशंस होंगे, हमारी स्किन में बैठ जाएगा तो स्किन कैंसर होगा, पत्तियों में बैठ जाएगा तो भाई वहां पे जो भी फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है वो सब नहीं होने देगा। तो इसलिए बहुत खतरनाक होता है ये फॉल आउट, न्यूक्लियर फॉल आउट। क्लियर है ये बात? ये क्या है, एक तरीके से फॉल आउट क्यों बोलते हैं, फॉल आउट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक समय बाद ये बैठता है। समझ में आ गया? हाँ, वहां हुआ होगा फॉल आउट। प्लस चेरनोबिल में जब वो ब्लास्ट हुआ था तो वहां पे भी फॉल आउट हुआ होगा। समझ में आ गया? सब में सब एग्जाम्पल बता दो ना कहीं पे, फुकुशिमा, नागासाकी, ठीक है ना, हिरोशिमा, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? ये न्यूक्लियर फॉल आउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछ चुका है, इसकी डेफिनेशन नेट से निकाल करके या फिर सरल भाषा में अगर मेरी समझ में आ गई होगी तो और अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या ठीक है, जब आप न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हो तब भी न्यूक्लियर फॉल आउट होता है। समझ में आ गया? क्योंकि आप तो एक्सप्लोजन कर रहे हो ना, कैसे भी करके आप कुछ भी करोगे तो उससे जो भी वायुमंडल में जो भी प्रदूषण होता है, सब में जिसमें भी न्यूक्लियर का टेस्ट आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद न्यूक्लियर फॉल आउट, अगर डस्ट वगैरह वहां से रिलीज हुआ है तो। आप जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं उसको याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। ये एक पूरी साइकिल है, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक। ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है ना, जहां पर माइनिंग से लेकर के पूरा वेस्ट मैनेजमेंट तक जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटीज चल रही है उसको कवर करता है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। समझ में आ गया? ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है। क्या करता है ये, जिसमें पावर जनरेट करते हैं ना, पावर जनरेशन, इसके पहले की पूरी प्रक्रिया, इसके बाद की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। समझ में आ गई बात? पावर जनरेट कर रहे हो, पावर ही तो जनरेट करना है, इसीलिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। इसके पहले क्या क्या किया हमने और इसके बाद क्या क्या करेंगे, इस पूरी साइकिल को जो भी हम देखते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। समझ में आ गया? इसको दो तरीके में डिवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं एक फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड साइकिल और बैक एंड साइकिल। हिंदी में इसको, ये न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को क्या बोलते हैं, तो परमाणु ईंधन चक्र, ठीक है, परमाणु ईंधन चक्र, ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। दो चीज मैंने बताया, देखो समझ में क्या, फ्रंट एंड और बैक एंड। देखो अब समझो इसको क्या बोल रहा हूं, फ्रंट एंड किसको बोलते हैं और बैक एंड किसको बोलते हैं, समझ लो। इसको थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को तो मैं मिटा रहा हूं, अच्छे से एक डायग्राम बनाता हूं फिर समझ में आ जाएगा। देखो समझो, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या है, ये है पावर जनरेशन, यहां पे हम ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, पावर जनरेट कर रहे हैं। इसके पहले का प्री और इसके बाद का मतलब पोस्ट, ठीक। इसके पहले की पूरी प्री प्रोसेस जो भी हमने किया और इसके बाद का प्रोसेस जो भी हम करेंगे, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं हम पूरा न्यूक्लियर साइकिल। अब मैंने तुमको बताया ये पावर जनरेशन के बाद का जो भी चीज होता है, समझ में आ गया, पावर जनरेशन के बाद का इसको बोलेंगे बैक एंड। इसको ये मत समझ लेना कि ये वाला होगा बैक एंड, ये होगा बैक एंड साइकिल। समझ में आ गया? बैक एंड साइकिल।
पावर जनरेशन से पहले की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोल रहे हैं हम? फ्रंट एंड, फ्रंट एंड साइकिल। ठीक, तो भाई पावर जनरेट होने के बाद जो जो हम करेंगे वो कहीं में आएगा? बैक एंड में। फ्रंट एंड, फ्रंट मतलब पहले, बैक मतलब पीछे। तो पहले मतलब ये मत समझ लेना, फ्रंट मतलब पहले शुरू से जो कर रहे हैं हम वो फ्रंट एंड होगा। बैक एंड मतलब जो बाद में करेंगे हम। समझ में आ गया? ये पहले, देखो फ्रंट का मतलब क्या होता है? पहले, बैक का मतलब बाद में, पीछे, है ना? तो मतलब ये जो बाद में करेंगे हम, किसके बाद में? किसके? सब रेफरेंस क्या ले रहे हैं हम? रेफरेंस ले रहे हैं भाई हम ये पावर जनरेशन, पावर जनरेट करने के पहले और पावर जनरेट करने के बाद की प्रक्रिया। समझ में आ गई ये बात? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखो पूरी साइकिल कैसे काम करती है। बस इतना लिख दोगे, इससे ज्यादा का देखो 11 नंबर का तो आएगा नहीं, है 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करा जाएगा किसी भी चीज का अगर तुमको मान लो पावर जन माइनिंग, तो माइनिंग के भी पहले एक चीज होती है ना भाई, सर्वे करना पड़ेगा ना। सर्वे की, कैसे सर्वे की? कहाँ कहाँ हमको ये फ्यूल मिलेगा, ईंधन कहाँ कहाँ मिलने की। जैसे मान लो कोल की माइनिंग करना है तो यहीं पे सीधे घर के सामने थोड़ी कोई कोयला का माइनिंग चालू कर देगा, पहले सर्वे करेगा ना। सर्वे करेगा और एक्सप्लोर करेगा कि देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ इसका ईंधन मिलने का जुगाड़ है। किसका कर रहा है ये? फ्यूल का, फ्यूल का। समझ में आ गया? फ्यूल का कहाँ, फ्यूल मतलब ईंधन कहाँ कहाँ मिल रहा है, इसके स्रोत क्या है, इसके स्रोत कहाँ कहाँ है, इसमें सर्वे करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। किस चीज़ को लेकर के? फ्यूल को लेकर के। समझ में आ गया? इसमें डिपॉजिट देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये काम कौन करता है? तो याद रखना ये काम करता है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। कहाँ है ये? हैदराबाद में। समझ में आ गया? ये काम किसका है? सर्वे और एक्सप्लोर करने का एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। यहाँ से जो भी चीज़ बता रहा हूँ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। समझ में आ गया? अगर देखना हो कि भाई डिपॉजिट्स कहाँ है, यूरेनियम मिलता कहाँ कहाँ है इंडिया में, यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, तो ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माइन तो हमेशा याद रहनी चाहिए जिसको बोलते हैं जादूगोड़ा। जादूगोड़ा माइंस ये फेमस है, पूछ लेगा जादूगोड़ा माइंस किसके लिए फेमस है, तो याद रखना यूरेनियम की। कहाँ है ये? झारखंड। कौन से जिले में आता है? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। अब ये सब याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि कहाँ पे मिलता है। ठीक है, फिर एक है तुमलापल्ले, ये अभी अभी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी इसमें माइनिंग चालू हुई है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर छोटी मोटी और माइंस हैं, रोहिल, रोहिल ये कहाँ है? रोहिल है ये राजस्थान में। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद आप एमपी में कहाँ है? तो शहडोल में। याद रखना कि शहडोल, यहाँ पे काम नहीं कर, शहडोल, शहडोल कहाँ है? एमपी में। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया चालू है। ठीक है, जल्दी से बनाओ फटाक से, टाइम नहीं है मेरे पास, मिटाना है क्योंकि 10 मिनट बचा है। ठीक, मिटा रहा हूँ इसको मैं, मिटा दूँ? ठीक, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना एटॉमिक मिनरल कहाँ है? ये एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट हैदराबाद में। इसका काम क्या है? सर्वे और एक्सप्लोर करना। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाँ हाँ वो करना है, वो तो आएगी पक्का, उसको वो सब कुछ करेंगे। अभी ज़्यादा आगे का मत सोचो, कुछ भी नहीं छूटेगा, जो भी है पूरा बता दूंगा मैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, माइनिंग करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप माइनिंग। माइनिंग और मिलिंग, मिलिंग मतलब मिल में उसको सफाई करना, जो भी काम करना। ये कौन करता है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल। ये कहाँ पे है इसका? ये है तो ये जादूगोड़ा, अभी देखा था ना जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, मिलिंग मतलब वही साफ वगैरह करना, प्यूरिफिकेशन वगैरह का काम। ठीक, माइनिंग करना। ठीक, क्लियर है? ये माइनिंग का काम कौन करता है? यूसीआईएल करती है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये सब प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, तीसरा चरण क्या होता है? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट
एनरिचमेंट समझ में आ गया ना? याद करो यूरेनियम एनरिचमेंट किया था ना, मात्रा बढ़ाने का, यूरेनियम 235 का परसेंटेज को इंक्रीज करना, कल देखा था ना यूरेनियम एनरिचमेंट। इसको क्या बोलते हैं? समृद्ध करना। किसको समृद्ध करना? यूरेनियम को। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है ये? एट जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में करते हैं, और एक जगह और बार्क भी करता है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के सेंटर में भी ये एनरिचमेंट किया जाता है। एनरिचमेंट वाला समझ में आ गया ना? एनरिचमेंट समझ में आ गया ना? कल जो किया था, बताओ हाँ कि ना? हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, एनरिचमेंट हो गया। एनरिचमेंट के बाद क्या करेंगे? अब बताओ, पावर जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। लेकिन फ्यूल को मैंने क्या बताया था कि ऐसे यूज कर लेते हैं कि उसकी रॉड्स बनाई जाती है, रॉड्स बनाते हैं ना, याद करो, देखा था ना अभी, ये कोर होता है, उसमें रॉड्स रखी जाती है यूरेनियम की, ठीक है ना? तो वही नेक्स्ट काम है फैब्रिकेशन का। फैब्रिकेशन ये कौन सा है? चौथा चरण है। फैब्रिकेशन में क्या किया जाता है? ये कहाँ किया जाता है? कहाँ पे फैब्रिकेशन का काम कहाँ होता है? फैब्रिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं छल रचना। ठीक है, फैब्रिकेशन मतलब उसको तैयार करना, पूरा अलग अलग करके पूरा रॉड तैयार करना। कहाँ पे किया जाता है? ये प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ है? ये भी हैदराबाद में। कहाँ है ये? हैदराबाद में। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में ये चीज किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है? देखो, यूरेनियम, यूरेनियम को इसको सॉलिडिफाई करा जाता है, पैलेट्स, पैलेट्स बनाते हैं, समझ में आ गया? फिर इन पैलेट्स को, पैलेट्स मतलब छोटे छोटे, समझो कि एक यूरेनियम का छोटे 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 करके एक वो गुच्छा बना लिए, गुच्छा मतलब छोटे छोटे कण बना लिए। फिर उनको क्या करा जाता है? उन पैलेट्स को ऐसे मान लो कि भाई ये कचरा है, इसको हमने एक ये बना लिया, एक पैलेट बना लिया, मतलब एक इकट्ठा करके एक छोटा सा टैबलेट टाइप का बना लिया। अब उन टैबलेट्स को सोचो, ये एक टैबलेट है, ये दूसरी टैबलेट है, तीसरी टैबलेट है, चौथी टैबलेट है, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, ऐसे ऐसे अरेंज कर दिया हमने। और ये पैलेट्स काहे में बन गए? सिलेंडर्स में, समझ में आ गया? सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में, ट्यूब्स में बन गई है। ठीक, ट्यूब्स में हाँ, ट्यूब्स मतलब वही रॉड्स, सिलेंड्रिकल रॉड्स, समझ में आ गया? ट्यूब्स, खोखली होती है उसी के अंदर तो डालेंगे ट्यूब। ये पैलेट्स हैं जो, समझ में आ गया? पैलेट्स है जो, ये पैलेट्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, इसके पैलेट अरेंज कर रहे हैं ना इसके अंदर, पूरा एक सिलेंडर तैयार हो गया अपने पास। ठीक है ना? इनको हम क्या बोल देते हैं? फ्यूल रॉड्स, ईंधन रॉड्स। ठीक, फ्यूल रॉड्स हो गई है। ठीक, अब इन एक एक फ्यूल रॉड बन गई, ऐसे बहुत सारी फ्यूल रॉड का हम क्या बनाते हैं? बंडल। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप क्या कर रहे हैं हम? ये फ्यूल रॉड है, फ्यूल रॉड्स को क्या कर रहे हैं हम? फ्यूल रॉड असेंबली बना रहे हैं, समझ में आ गया? फ्यूल रॉड असेंबली, असेंबल कर दिया मतलब बंडल बना दिया, समझ में आ गया? तो 1 2 3 4 5, ये पूरा एक बंडल बन गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? मिटा दूं? फैब्रिकेशन देख लिया ना, छल रचना। अब देखो इसके बाद क्या काम है? इसके बाद अब देखो, फ्यूल रॉड बन गई तो अब क्या करेंगे? फ्यूल भी आ गया तुम्हारे पास, अब सीधा ऊर्जा उत्पादन करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब सीधा नेक्स्ट होता है पावर जनरेशन, ऊर्जा उत्पादन जो करते हैं हम, समझ में आ गया? ये कैसे काम करते हैं ये तो पता ही है तुमको। एक कोर होगा, कोर से पानी सप्लाई करते हैं, गर्म होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, टरबाइन में, टरबाइन को घुमाएगा, ये सब ऑलरेडी हमने देख चुका है। ठीक है, पावर जनरेशन हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, ये 5वां था, तो बस इसके पहले का जो भी था वो फ्रंट एंड साइकिल में आ गया। अब इसके बाद की जो भी चीजें देखेंगे वो क्या होगा? बैक एंड साइकिल में हो जाए। अब देखते हैं रीप्रोसेसिंग। ठीक, पुनः प्रसंस्करण। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा? जो भी अनयूज्ड यूरेनियम, जो भी अनयूज्ड होंगे,
समझ में आ गया? जितना यूज हो गया उसका तो पावर जनरेट हो गया, जो भी बच गया उन सब से रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का काम ये सब इसमें देखना। यस, रीप्रोसेसिंग, तभी तो रीप्रोसेसिंग लिखा। समझ में आ गया? रिकवरी करेंगे, रिकवरी किसकी? अनयूज्ड यूरेनियम, ठीक है। सेग्रीगेशन करेंगे, अलग अलग करेंगे सारी चीजों को, सेग्रीगेशन। हमको मिलता क्या है यूरेनियम के बाद? मान लो यूरेनियम 238 का लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, जैसे प्लूटोनियम, तो उन सबको अलग अलग करना। समझ में आ गया? ये सब रीप्रोसेसिंग में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको रेडियो आइसोटोप भी मिलते हैं, समझ में आ गया? रेडियो आइसोटोप्स भी हमको मिलते हैं। इन रेडियो आइसोटोप्स का कहाँ यूज होता है? इनका यूज होता है मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल फैसिलिटीज में। तो भाई हर चीज का अलग अलग यूज होगा ना। सोचो इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास, अनयूज यूरेनियम है, प्लूटोनियम बच गया, रेडियो आइसोटोप मिल गया, रेडियो आइसोटोप का फिर हम अलग अलग कर लिए सबको, रेडियो आइसोटोप को हम भेजेंगे मेडिकल फैसिलिटीज में, समझ, प्लूटोनियम को वापस से फिर से यूज करेंगे, यूरेनियम को फिर से यूज करेंगे, समझ में गया? जो जरूरत है जहां तक यूज करने लायक है वो, समझ में गया? तो ये सब फिर से करेंगे। ये सारी प्रोसेस क्या हो गई? रीप्रोसेसिंग। क्लियर है? लास्ट आता है क्या? वेस्ट मैनेजमेंट। लास्ट है क्या? वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक। रीप्रोसेसिंग समझ में आ गया, तो लास्ट है क्या? वेस्ट को कैसे मैनेज करना। लास्ट में जो भी वेस्ट बचेगा, सब कुछ बार बार यूज करने के बाद भी, उसको बोलेंगे क्या? वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ठीक। लास्ट है आपका क्या? वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो भी वेस्ट होता है उस वेस्ट को क्या किया जाता है? उसमें एक प्रक्रिया होती है विट्रिफिकेशन। उसको लिक्विफाई करके एक पूरा, मान लो ऐसा लिक्विफाई कर दिया, मतलब उसको पिघला करके जो भी जैसा भी होगा उसका वो करेंगे। लिक्विफाई करने के बाद क्या करेंगे? एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंक्रीट से इसको पैक कर दिया जाएगा, ठीक। कंक्रीट से इसको पैक कर दिया, ताकि कंक्रीट से क्यों करते हैं पता है ना हमको? रेडिएशन निकलेंगे इसमें से, याद करो। अगर पेपर से भी कर सकते थे, बट उसमें जो गामा रेडिएशन है उसको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कंक्रीट का एक पूरा, समझो कंक्रीट की दीवार बना करके इसको पैक कर दिए। अब इसको रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज जैसे कि पानी के नीचे, समुद्र के नीचे, ओशियन में, डीप ओशियन में, और कहीं पर गुफा वगैरह जो बहुत पुरानी गुफा है, बहुत नीचे अंडरग्राउंड, समझ में आ गया? इसको वहां पर रख दिया जाता। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। इसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो देखो, पावर जनरेट कर रहे थे, उसके पहले कुछ चीजें कर रहे थे, उसके बाद में कुछ चीज करते हैं, जैसे रीप्रोसेसिंग, ठीक है। रीप्रोसेसिंग, न्यूक्लियर वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ये सब क्या आएगा? बैक